आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। हमारे देश का संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व होते हैं और उन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही आता है हमारा शिक्षा नीति। हमारे देश की जो शिक्षा नीति है वो समय समय पर बदलती आई है। शिक्षा दिवस जो होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पे मनाया जाता है, ये हम सबको पता है। उन्हीं के नेतृत्व में सबसे पहला जो 1948 में शिक्षा कैसी व्यवस्था हो, ये हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, इसकी नींव रख दी गई थी, जिसको 1968 में कोठारी आयोग गठन करके नई एजुकेशन पॉलिसी जी जो उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जानी जाती थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कोठारी आयोग के द्वारा गठित की गई और उसके 18 साल बाद 1986 में हमारी देश की पहली नई शिक्षा नीति जारी की गई, जिसमें थोड़ा बहुत सुधार करके 1992 में थोड़ा बहुत सुधार किया गया। फिर भी हम 1992 के नाम से नहीं, उसको 1986 के ही नाम से जानते हैं, जिसको NEP 1986 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 का नाम दिया गया। नई शिक्षा नीति 1986 के 34 साल बाद, यानी जो हमारा पद्धति था वो 10+2 वाला सिस्टम था, उसको रिफॉर्म करके नई शिक्षा पद्धति ला दी गई है 29 जुलाई 2020 को, जो 5+3+3+4 आफ्टर दैट ग्रेजुएशन, उसके बाद PG और PhD इन प्रोग्राम को लेकर चलेगी। अब क्या होता है 10+2 और क्या होगा ये 5+3+3+4, इसके बारे में ज़रा एक बेसिक समझते हैं कि जैसे अब तक का जो हमारा सिस्टम है वो 10+2 का है। 12वीं तक हमको स्टेट उस पर निगरानी करेगी। 10+2 का मतलब होता है कि 10वीं प्लस 12वीं तक हमारे जो जिस राज्य के हम स्टूडेंट होंगे वो स्टेट हम पर निगरानी किए रहेगी कि 12वीं तक बच्चा क्या क्या करता है। जैसे सुने होंगे कि 12वीं हम यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, दिल्ली बोर्ड से पढ़े हैं, फलाने बोर्ड से पढ़े हैं। कभी पूछे हैं कि इसके बाद कौन से बोर्ड से पढ़ा हो, यानी ग्रेजुएशन आप कौन सा हरियाणा बोर्ड से किए हैं? नहीं ना, ये कोई नहीं पूछता। यानी 10+2 वाला सिस्टम जो था वो अब तक चला आ रहा था। आने वाले समय में अब आपके पास ये सिस्टम रहेगा 5+3+3+4। क्या होता है 5+3+, इसी वीडियो में जानेंगे थोड़ी देर बाद। जरा नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसको कस्तूरी रंजन इसरो प्रमुख हैं, उनके नेतृत्व में यह अब तक की सबसे बड़ी कमेटी है जो गठित की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने के लिए। हाँ, खास बात इसकी ये है कि MHRD जो मंत्रालय था, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड रिसोर्स डेवलपमेंट वाला, उसका नाम अब बदल के रख दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा विभाग। अब तक तो GDP का जो लगभग 3%, लगभग यानी 3% थोड़ा सा कम ही था, जो 3% खर्च होता चला आया था, अब उसको 6% कर दिया गया। ये सबसे बड़ा फैक्टर है और ये आने वाले समय में शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक बहुत पर्याप्त बल देगा। इसी वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, जो बहुत कुछ चेंजेस हो चुके हैं। जो पहले वाला सिस्टम था बस केवल एग्ज़ाम मार्क्स पे, जो बच्चा मार्क्स देखता था कितने मार्क्स पा रहे हैं उसी पे अपना फ्यूचर डिसाइड करता है, ये अब ऐसी चीज़ें नहीं रहेंगी इस शिक्षा नीति के अंतर्गत। हाँ, तीसरा और मेन फैक्टर जो है टीचर ट्रेनिंग, इस पे बड़ा जोर दिया गया है। स्टूडेंट को कितनी आसानी से समझा सके कोई टीचर, इसके लिए वो टीचर की ट्रेनिंग को 4 साल कर दिया गया है। यहाँ पे बात करते हैं सब 5+3+3+4, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद PG और उसके बाद PhD की। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे मेन टॉपिक पे, 5+3+3+4, यानी जो हमारी शिक्षा पद्धति होगी उसको हम इन 4 कैटेगरी में तोड़ लेंगे। कहाँ तक? बस 12वीं तक के। 12वीं से पहले तक की जो हमारी जो कक्षाएं होंगी वो 4 हिस्सों में टूट जाएंगी। वो 4 हिस्से क्या होंगे? फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। आज के ज़माने में जो सरकार के द्वारा जो बनाई गई पद्धतियाँ हैं उसके हिसाब से 6 वर्ष का बच्चा स्कूल जाने के लायक हो जाता है और 6 से 14 वर्ष तक वो 1 से 8वीं में, उसके बाद अगली जो 4 कक्षाएं हैं वो 18 वर्ष तक अपना वो 12th पास करके जाने वाला होता है। यहाँ भी 18 वर्ष की उम्र में वह क्लास 12
पास आउट हो जाएगा। लेकिन थोड़े से सुधार ये किया गया है कि जो बच्चा 6 उम्र की में जाता, 6वें उम्र में जाता था, यानी 5+ एज का हो जाता था, तो वो स्कूल जाने के काबिल मान लिया जाता था। अब वो पद्धति बदल गई है। अब जब जैसा वो बच्चा जो हमारा 3+ हो जाएगा, यानी 4 साल का होने वाला होगा, वैसे उसी एज में वह प्राइमरी फाउंडेशन स्टेज में एंट्री मार देगा। यानी अगले 5 साल तक वह फाउंडेशन स्टेज में रहेगा। और सबसे अच्छी पॉलिसी है कि इस पॉलिसी में उस बच्चा को एग्ज़ाम ही नहीं देना है, यानी उसको एग्ज़ाम से फ्री रखा गया है ताकि बच्चा स्कूल जा सके। शुरुआत में उसको एग्ज़ाम से नहीं डरवाना है बच्चे को। उस स्टेज को बोला जाएगा फाउंडेशन स्टेज। बाकी के तीनों स्टेज में एग्ज़ाम को इंक्लूड किया गया है। जब उसका उम्र 4, 5, 6, 7, 8 रहेगा तो फाउंडेशन स्टेज में रहेगा, और इस दौरान उसका क्लास बताया जाएगा प्ले, यानी पहले 3 साल प्ले, और अंतिम के जो 2 साल होंगे फर्स्ट और सेकंड होंगे। दूसरे स्टेज में प्री प्रायोरिटी स्टेज में वह जब उसकी उम्र हो जाएगी 9, 10, 11, तो वो क्लास 3rd, 4th, 5th के पढ़ने के योग्य मान लिया जाएगा। थर्ड स्टेज है मिडिल स्टेज। इस दौरान वह उसकी उम्र हो जाएगी 12, 13, 14, और वह 6, 7, 8 के में पढ़ने के काबिल हो जाएगा, जिसको आज हम बोलते हैं मिडिल स्कूल। उसके बाद वो सेकेंडरी स्टेज में चला जाएगा, जहाँ पे उसको 15, 16, 17, 18वें वर्ष में वह 9वें, 10वें, 11वें और 12वें कक्षाओं में एंट्री के लिए काबिल माना जा चुका। अब हम बात करेंगे इन चारों स्टेज को एक एक करके। इन स्टेजों में क्या क्या विशेषताएं हैं, इन स्टेजों में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। जो हमारा पहला स्टेज होगा फाउंडेशन स्टेज, उसको बड़ी मज़ेदार कर दिया गया है हमारी नई शिक्षा नीति में। मज़ेदार ये किया गया है, जैसे मान लीजिए जो बच्चा छोटा होता है वो स्कूल जाने से बहुत डरता है, घबराता है, रोता है। क्यों रोता है, इस पे बड़ा फोकस किया गया है। छोटा लड़का स्कूल से दूरी बनाना चाहता है। रीज़न उसके पास ये है कि स्कूल में जो एंजॉय मिलता होगा, या जो घर पे उसको एंजॉय मिलता होगा, वो एंजॉय उसको स्कूल में नहीं मिलता होगा। अगर वही इसका उल्टा कर दिया जाए कि घर से ज़्यादा आनंद उसको स्कूल में मिलने लगे, तो वही बच्चा जिद करके स्कूल जाएगा। तो वही उसकी जिद लानी है हमको। जिद लाने के लिए बच्चा जो छोटी उम्र में पसंद करता होगा वो उसके स्कूल में उसकी व्यवस्था की जाएगी। छोटा बच्चा क्या पसंद करता है, अपने कपड़े गंदे करना, यानी ऐसे जगहों पे कलर करना, पेंटिंग करना, खेलना, डांस करना, यानी जो उसके मन माफिक होगा वो करके उसको उसके फाउंडेशन स्टेज में दिखाया जाएगा। उसको पहले 5 साल उसके मन माफिक, उसको स्वतंत्र विचार का बनाना है और उसी खेल की भावनाओं में उसको सिखा देना है। इसी के लिए टीचर की ट्रेनिंग 4-4 साल तक की गई है ताकि इन बातों पे मेनली फोकस किया जा सके। जो दूसरा स्टेज है प्रिपैरेटरी स्टेज, इस स्टेज के अंतर्गत अब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने चाहिए। अब इस प्रिपैरेटरी स्टेज के अंदर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। जो फाउंडेशन स्टेज पे एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होता था, यहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। इसमें अच्छी बात ये लिखी गई है कि इसमें स्टडी के साथ साथ एक्टिविटी पर भी फोकस किया गया है। यानी जो आपके अगले जो क्लास 3rd, 4th और 5th होंगे, उन पे स्टडी के साथ साथ एक्टिविटी पर भी फोकस किया जाएगा। कुल मिला के ये देखा जाए तो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ लैंग्वेज जो होगी वो नेशनल लैंग्वेज के साथ साथ आपको मदर लैंग्वेज को पे भी जोर दिया जाए। थर्ड स्टेज आता है मिडिल स्टेज। इस मिडिल स्टेज में क्लास 6, 7 और 8 के क्लासेस चलेंगे और एज जो होगा वो 12, 13, 14 साल के उम्र का होगा। इस स्टेज का जो सबसे नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया है वो कंप्यूटर कोडिंग। जैसे आजकल जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं उनके जो भी टर्म्स होते हैं उनको एक छोटी छोटी कोडिंग की जाती है, जैसे इंटीजर का INT। ऐसे जो शॉर्ट फॉर्मेट में जो कोडिंग होंगे वह कोडिंग यहाँ पे क्लास 6, 7, 8 से ही स्टार्ट कर दी जाएगी कंप्यूटर की। ये नया बदलाव आया है। दूसरा पॉइंट है टेक्निकल स्किल्स। क्लास 6, 7, 8 से ही बच्चों को उनके टेक्निकल स्किल जो भी बच्चा सीखना चाहेगा उस जिस तरह उसकी दिलचस्पी होगी उस पर उसको ज़्यादातर फोकस कराया जाएगा। जैसे कुछ लड़कियां होती हैं उनको कढ़ाई बुनाई करने में इंटरेस्ट आता है तो उनको कढ़ाई बुनाई भी पढ़ाया जाएगा। कुछ गृह शिल्प होते हैं तो उनको गृह शिल्प पढ़ाया जाएगा। किसी को कृषि पसंद है, किसी को बढ़ई का काम पसंद है, तो जो बिजनेस व्यापार के तौर पे जो काम किए जाते हैं उनको एक सब्जेक्ट बना करके उनको क्लास 6, 7, 8 में उनको पढ़ाया जा सकेगा टेक्निकल स्किल्स के तौर पे।
अंतिम अगला टॉपिक है सब्जेक्ट क्या होगा उसका। तो मैथ, साइंस और आर्ट में यहाँ के सब्जेक्ट अलग अलग बटे रहेंगे। सबसे खास बात इसमें एक और जुड़ जाती है कि इसमें एक इंडियन लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी। इंडियन लैंग्वेज आपका संस्कृत, गुजराती, मैथिली, अन्य चाहे जो भी कुछ भी हो सकता है। इसके पहले वाले स्टेज में मदर लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज दोनों में से दोनों पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे आपको एक इंडियन लैंग्वेज चूज़ करना पड़ेगा। और इसके बाद वाले में आपके पास अगर मनचाहा होगा अगली स्टेज में आप एक फॉरेन लैंग्वेज को भी चूज़ कर सकते हैं। वो आप पे आर्बिट्री रहेगा या आपकी इच्छा पे रहेगा। यानी इस पर आपको जो लोकल लैंग्वेज होगा उसमें पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको नेशनल और मदर लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको इंडियन लैंग्वेज कोई अलग से चूज़ करना पड़ेगा, इसमें आप फॉरेन लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। 5+3+3+4 का लास्ट स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। इस सेकेंडरी स्टेज के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस होंगी वो 9th, 10th, 11th, 12th होगा। इस स्टेज की जो खासियत है वो है कि नो स्ट्रीम, कोई स्ट्रीम नहीं रह जाएगा। नहीं से हमारे 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़ते थे कि ये कॉमर्स से पढ़ते हैं, या साइंस से पढ़ते हैं, या आर्ट से पढ़ते हैं, तो ये अब ऐसी बातें नहीं रह जाएंगी, कोई स्ट्रीम ही नहीं रहेगा। इस स्ट्रीम वाली बात में एक और खासियत बात है कि मैथ वाला लड़का कॉमर्स का भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है और बायो वाला लड़का वो भी कॉमर्स का सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। यानी वो सामाजिक विषय भी ले सकता है, भूगोल भी ले सकता है, गणित पढ़ने वाला लड़का ज्योग्राफी पढ़ सकता है। कोई भी विषय का कोई मेल ही नहीं रहेगा, अलग अलग चुन चुन के उठा लेना और अपनी क्लासेस को पास करते हुए आगे बढ़ जाना। सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे 9th, 10th, 11th, 12th में 4 साल में अब आपको 8 बार परीक्षाएं देनी पड़ेगी। यानी हर छमाही में आपको सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। हर 9th में भी 2 बार एग्ज़ाम, 10th में भी 2 बार एग्ज़ाम, 11th में भी 2 बार एग्ज़ाम और 12th में भी 2 बार एग्ज़ाम देने पड़े। डरने की बात नहीं है। ये भी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत कुछ सही रहा तो 2022 से, अन्यथा 2023 चूँकि कोरोना काल चल रहा है इससे थोड़ा सा और डिले होना तय ही है एक तरह से। तो 2023 वाले सत्र से हो सकता है कि ये पैटर्न प्रभावी रूप से लागू हो सके। सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम बात हो गई। फॉरेन लैंग्वेज ये अभी आपकी इच्छा पे रहेगा कि आप लेते हैं या नहीं लेते हैं। इस फॉरेन लैंग्वेज में अभी एक चाइनीज़ की मंदारिन भाषा है उसको सेलेक्ट नहीं किया गया। हो सकता है चूँकि इस समय चाइना से विवाद है तो नहीं उसको सेलेक्ट किया गया। हो सकता है कि आने वाला समय में इसमें इस शिक्षा नीति में कुछ रिफॉर्म करके उसको भी सबमिट किया जा सके। मल्टीपल सब्जेक्ट लिया सकेंगे। मल्टीपल सब्जेक्ट में वो कोई खासियत वही नो स्ट्रीम वाली में थी कि मतलब आप इस ट्रेड से पढ़ते हैं तो वो वाला सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। कॉमर्स वाला गणित ले सकता है, गणित वाला कॉमर्स ले सकता है, वो भी गणित और बायो दोनों एक साथ भी पढ़े जा सकते हैं। इस स्टेज में थिंकिंग एट एडवांस लेवल, यानी इस स्टेज में जो भी आपके जो लेवल्स होंगे वो थिंकिंग लेवल्स की होंगी। जैसे ये नहीं कि रट्टाफिकेशन पे जो बल दिया जाएगा, ये ऐसा होता है तो होता है, वो क्यों ऐसा होता है इस बात पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। कुल मिला के अगर ये देखा जाए तो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही वीज़ा पे विशेष बल दिया गया है। तो 5+3+3+4 के बाद अब बात करते हैं इसके बाद की शिक्षा पद्धति होगी उसमें क्या बदलाव आए हैं। जब हम 12th पास कर लेते थे तो हम जाते थे किसमें, ग्रेजुएट होने। अब जो हमारा ग्रेजुएशन है वो BA, BSc, BCom के नाम से नहीं जाना जाएगा, क्योंकि अब कोई स्ट्रीम रहा नहीं कि ये साइंस से पढ़ते हैं, फलाने आर्ट से पढ़ते हैं, कॉमर्स से पढ़ते हैं। जब ये रहा ही नहीं तो BA, BSc की BCom की बात है ना, BCom का मतलब बिना काम का, तो ये कोई बात ही नहीं रहा। अब जो ग्रेजुएशन होगा वो 4 सालों का डिफाइन हो जाएगा। और ये नहीं, इस 4 सालों के अंतर्गत आप री एंट्री भी मार सकते हैं। मतलब 21 साल पास किए हैं और उसके बाद कुछ कहीं चले गए हैं और 2-3 साल बाद अगर लौट के आ रहे हैं तो सीधे आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि हुआ क्या है कि जो लड़का पहले साल पास करके अगर निकल गया तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स की डिग्री वहीं पे मिल जाएगी, यानी उसने ग्रेजुएट में सर्टिफिकेट कर लिया है। अगर वो दूसरे साल बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको ग्रेजुएट का डिप्लोमा मिल गया, यानी उसने डिप्लोमा कर लिया है। अगर वो बच्चा 3 साल बाद पास करके निकलता है तो उसकी डिग्री कहलाएगी ग्रेजुएट डिग्री। यहाँ से वह किसी भी UPSC एग्ज़ाम को मतलब ग्रेजुएट की नौकरी पाने के वह काबिल मान लिया जाएगा कि वह काबिल हो चुका है। 3 साल बाद जब वो ग्रेजुएट कर लेता है, जॉब के काबिल हो जाता है। अगर वो और आगे पढ़ना चाहता है तो उसकी 4थे साल की डिग्री मानी जाएगी ग्रेजुएट
रिसर्च की। अब आप पूछेंगे जब 3 साल ग्रेजुएशन हो जा रहा है तो चौथा साल ग्रेजुएट करने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि अगर उसके बाद वह MSc करना चाहता है तो पोस्ट ग्रेजुएशन उसका 1 साल रहेगा, और अगर इसी तीनों डिग्री 3 साल के बाद वो चाहता है पोस्ट ग्रेजुएट करना तो उसका पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल का हो जाएगा। फिर से एक बात रिपीट करेंगे कि यहाँ पे MA, MSc और MCOM जैसा कोई नाम नहीं रह जाएगा, तीनों अब कोई ना, बस अब किसके नाम जानेगा? पोस्ट ग्रेजुएट के नाम से जाना जाएगा। MPhil की डिग्री को हटा दी गई है। PhD एज यूजुअल जो 4 साल का था वो अभी भी 4 साल का बना रहेगा। तो ये हमारी शिक्षा पद्धति है। इस शिक्षा पद्धति की सबसे खास बात है वो रिजल्ट के बारे में है। क्या है रिजल्ट? बात तो जो नया शिक्षा पद्धति का जो रिजल्ट है वो मार्क्स, सेल्फ असेसमेंट, फ्रेंड और टीचर, इन चारों का मिला जुला जो प्रभाव रहेगा वो उसके रिजल्ट तैयार निर्धारित करेगा। अब तक क्या था कि बच्चा पढ़ता था, मन लगा के पढ़ता था, चाहे कुछ भी लिखता था, हो सकता है जो कम लिखा उसका नंबर ज़्यादा आ जाता था और जो ज़्यादा लिखा था उसका नंबर कम आ जाता, यानी केवल लेखन पद्धति पर आधारित था। बहुत कुछ होता तो किन्हीं चुने 2-3 सब्जेक्टों में प्रैक्टिकल के मार्क्स मिल जाते थे, जो कुछ ज़्यादातर टीचरों पे भी निर्भर करता था। अब क्या है कि मार्क्स तो रिजल्ट देंगे ही देंगे, साथ ही साथ उसका सेल्फ असेसमेंट, यानी उस बच्चे का खुद बताएगा कि हमारा ये चीज़ क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, हमारी क्या नेगेटिव चीज़ें हैं। उन बातों पे वो उसकी मार्किंग की जाएगी। उसके आसपास के उसके मित्र कैसे हैं, यानी अब कक्षा में जो बच्चा पढ़ रहा होगा अपने तो खुद बिहेवियर रहेगा ही, अपने साथ के दोस्तों को भी उसके अनुकूल ही होना पड़ेगा। यानी वो कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं, वो दोस्त भी उसके डिसाइड करेंगे ये मेरा जो दोस्त है वो कितना अच्छा है। यानी वो उसके लिए भी पॉजिटिव चीज़ देगा तो दूसरा भी उसके लिए पॉजिटिव चीज़, यानी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति बढ़ेगी। हम उसके लिए अच्छा रहेंगे तो वो भी हमारे लिए अच्छा रहेगा, यानी उसका फ्रेंड भी उसके रिजल्ट का हिस्सेदार बनेगा। टीचर की भूमिका रिजल्ट में दी गई है। यानी टीचर जो होगा उस बच्चे का वो भी उसका असेसमेंट करेगा और उसकी मार्किंग में वो भी योगदान देगा। इन चारों का मिला करके जो हाशिया तैयार होगा वो उसका कहलाएगा कि ये उस बच्चे का रिजल्ट है। तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि अब तक जो था मार्क्स और टीचर पे डिपेंड था, अब सेल्फ असेसमेंट और फ्रेंड दोनों को मिला करके उसका तैयार किया गया है रिजल्ट। तो ये थी हमारी नई शिक्षा नीति। इस नई शिक्षा नीति में क्या आपको अच्छी बातें लगी, क्या आपको बुरी बातें लगी, और वो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।